हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहे हैं और जिस फार्मूले पे आ रहे हैं हम लोग उसका कुछ मतलब देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, कुछ फार्मूले पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर लास्ट हम लोग कैलेंडर का भी जो नए हम लोग टॉपिक मतलब बताने वाले हैं आपको किस तरीके से करना है वो भी करेंगे, ठीक है ना। पहले कुछ चुनिंदे कुछ जो सूत्र हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करना है अभी तो मतलब ये मतलब इस टाइप क्वेश्चन अभी मेरा आ नहीं रहे हैं, पर आपको ध्यान देना, ठीक है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और ये आपको नहीं पढ़ना, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आपको ये ध्यान देना है कि विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज ये हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पर एस क्या है, जहाँ पर एस क्या है बच्चों, एस है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। ए प्लस बी प्लस सी का आधा क्या है, एस है। तो आपको यहाँ से विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है, यहाँ से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको दोनों ध्यान देना है कि ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मतलब बच्चों ये अभी एग्जाम में आ नहीं रहा है, पर आप लोग ऐसे ही एक बार देख लेना, ठीक है ना, क्या पता आ जाए। बस आप सूत्र एक बार देख लेना, ठीक है ना, और कुछ नहीं देखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे बच्चों क्या समद्विबाहु, हम देखते हैं समद्विबाहु। तो बच्चों समद्विबाहु क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजाएं दोनों भुजाएं ए है, नीचे वाली बी है। तो दोनों मतलब इसको क्या बोलते हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु। और जिसमें एक भी भुजाएं बच्चों बराबर नहीं होती है उसको बोलते हैं विषमबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, b/4 कड़ी में 4a² माइनस b²। बस आपको ये याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है ना बच्चों। और एक ये भी देख लेना कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वो 1/2 कड़ी में 4a² माइनस b²। बस ये सूत्र आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। जिसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मैं ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ कि क्या पता आ जाए, पर ये सूत्र वैसे दिमाग में रखना, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है बच्चों समबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, कड़ी में 3/4 a²। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बस ये। और हम लोग आगे देखते हैं अब क्या बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन। और ये यहाँ पर वर्ग वाला, ये इस टाइप का क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आ रहा है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण बच्चे क्या होता है, कड़ी में 2a होता है, ये वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग की भुजा जो भी होगी उसमें कड़ी में 2 का गुणा कर देंगे, वही उसका विकर्ण होगा बच्चों, ठीक है ना। पता है किस टाइप प्रश्न बच्चों इस टाइप के आ रहे हैं कि यदि किसी वर्ग का परिमाप मान लीजिए 100 है तो उसका विकर्ण बताइए। तो जब परिमाप 100 है तो उसकी एक भुजा 25 हो जाएगी, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 25 कड़ी में 2 उसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण याद करिए, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, इस वाले पे। और बच्चों हम आगे देखते हैं ये वाला, इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। इस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए ये कोई आयत की तरह मान लीजिए मैदान है, कोई 4 कोना का मैदान है, ठीक है ना। उसके चारों तरफ रास्ते हैं या फिर उसके बीच में भी रास्ते गए हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना बच्चों, यदि मान लीजिए ये पूरा एक आयतकार मैदान है और इसके यदि बीच से रास्ता गया है, एक रास्ता ऐसे गया है, एक रास्ता ऐसे गया है, ठीक है ना बच्चों, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई क्या है, रास्ते की चौड़ाई है x, रास्ते की चौड़ाई है x। और ये यहाँ पर आयत की लंबाई है x और चौड़ाई है b, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे दिया रहेगा कि एक आयतकार मैदान है जिसकी लंबाई मान लीजिए 50 है, जिसकी चौड़ाई 40 है, और उसके बीचों बीच से दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं जिनकी चौड़ाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कि x कड़ी में l + b - x है। ये आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को तब होगा x l + b - x, ये रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब देखते हैं हम लोग बच्चों अब देखते हैं हम लोग अगला फार्मूला। आपको ये ध्यान देना, ठीक है बच्चों ना, कि जिसमें से ये बोले कि आयत के बीच से दो रास्ते एक दूसरे को काटते हैं, उसके लिए सूत्र ये होगा, ठीक है ना। पर अगर ये बोलता है कि कोई आयत है,
आयत है जिसकी भुजाएं मान लीजिए दिया हो, कोई भी दिया हो, यहाँ पर भुजाएं इसकी एल और बी हैं। तो यदि आयत के बाहर उसका रास्ता है, यदि आयत के बाहर रास्ता है तो तब बच्चों क्या क्या सूत्र होगा, 2x l प्लस बी प्लस 2x, यदि आयत के बाहर रास्ता हो तब, ठीक है ना बच्चों। और यदि आयत के अंदर रास्ता है, मान लीजिए आयत ये एल है और बी है और इसके अंदर रास्ता है जिसकी मान लीजिए चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तब क्या होगा, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 2x a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि कैसे याद करना है। ठीक है बच्चों, आपको ये एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप इसको साइड में लेके आएंगे और इसको इधर साइड में लेके आएंगे तो केवल ये एक ही बार कवर होगा, एक बार इधर कवर होगा, एक बार इधर कवर होगा। तो मतलब क्या, यहाँ पर एक ही बार कवर होगा, मतलब यहाँ पर एक ही साइड कवर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स सिंगल होगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक्स सिंगल होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल है इसके बीचों बीच है, मतलब क्या कि जो आयत के क्षेत्रफल में से इसको माइनस करना होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा। अब बच्चों अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में ये आयत है, तो बच्चों यहाँ पर आयत के बाहर रास्ता है, आयत के बाहर रास्ता है, मतलब क्या, तो मतलब कि आयत के अगर यहाँ पर अगर यही रास्ता अगर आयत के अंदर से होता तो यहाँ माइनस होता, पर यहाँ पर रास्ता आयत के बाहर से है और पूरा चारों ओर कवर कर रहा है, इसलिए 2x है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर केवल एक ही बार कवर करता है ना, इसको इधर किनारे लाइए, इसको इधर किनारे लाइए, केवल यहीं से बस इतना ही कवर कर पाता और इधर का खाली होता है, मतलब क्या इधर एक ही साइड का कवर कर पाएगा, इसलिए इसका केवल यहाँ पर x होगा। यहाँ पर चारों ओर से कवर कर रहा है इसलिए यहाँ पर 2x है। ठीक है ना बच्चों, तो इसका क्या हो गया, x l प्लस बी अब माइनस एक्स, यहाँ पर बीच में है इसलिए माइनस एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर बच्चों रास्ता आयत के बाहर से है तो यहाँ पर इसलिए प्लस 2x होगा, माइनस की जगह प्लस होगा। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो आयत क्या है, आयत ये वाला आयत है और इसके अंदर चारों ओर रास्ता है, इसके अंदर चारों ओर रास्ता है, तो चारों ओर है तो इसलिए 2x है, और बच्चों यहाँ पर आयत के अंदर रास्ता है इसलिए माइनस है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको ये 3 सूत्र आपको ध्यान देना है, इस पर किसी बच्चों क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, कि ये मतलब उसका क्षेत्रफल बताइए, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो ये आपको तीनों सूत्र ध्यान देना है। और जब वहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चों रास्ता बच्चों वो आयत के अंदर है कि आयत के बाहर है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, अब बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब ये समांतर चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के, समांतर चतुर्भुज और बच्चों सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये 3 के आपको सूत्र याद करने हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो बच्चों जो समांतर चतुर्भुज होता है, बच्चों जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं पर इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और इनके चारों जो कोण होते हैं ये 90 अंश पे नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये 90 अंश पे कोण नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये 90 अंश पे हो जाएगा तो तब तो ये बच्चों सिंपल, बच्चों क्या बोलते हैं, ये सिंपल, ये एक तरह से समझिए आयत हो जाएगा। अगर ये 90 अंश हो गया तो सिंपल समझिए इस तरह का ये आयत हो जाएगा, पर ये 90 अंश पे नहीं है इसीलिए समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, पर इसकी आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इसका एक विकर्ण D1, इसका एक विकर्ण D2। ठीक है ना बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बच्चों, या तो लंबाई गुणे उसकी ऊंचाई या तो उसकी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, इसको देख के समझना है, इसको देख के समझना है बच्चों। जो समांतर चतुर्भुज होता है ना वो थोड़ा तिरछा होता है, हम आपको बच्चों रफ कापी बताते हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है ना वो थोड़ा सा बच्चों तिरछा होता है। ये स्क्रीन में फैन बंद कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो समांतर चतुर्भुज होता है ना वो थोड़ा तिरछा होता है, मतलब ना वो तिरछा होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है और ऐसे, क्या बोलते हैं, ऐसे होगा और ऐसे होगा। ठीक है बच्चों ना, ये ऐसे होगा। तो अगर इसको सीधे डालेंगे हम, इसको सीधे इसका रेखा खींचेंगे सीधे ये, और इसका सीधा यहाँ है, इसका सीधा खींचेंगे यहाँ। ठीक है ना, तो ये बच्चों ये हो जाएगा H1 और ये हो जाएगा H2 ये। ठीक है ना, और ये क्या बच्चों, ये है L, ये है B। ठीक है बच्चों, LB। ठीक है ना, तो या तो हम लोग
एल का गुणा इसमें करेंगे तब निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल, या तो बी का गुणा हम लोग इसमें करेंगे H2 में तब निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो दोनों बराबर, दोनों क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है बच्चों ना, कि मतलब जो आधार है उसका गुणा ऊंचाई में, या तो अगर इसको घुमा देंगे तो आधार ये है तो इसका गुणा ऊंचाई में। ठीक है ना, तो L गुणे H1 इसका सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है, या तो L गुणे H1 या B गुणे H2। ठीक है ना, पता है प्रश्न बच्चों, प्रश्न में इस तरह का दिया होता है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इतनी है और उसकी एक भुजाई इतनी है। मान लीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 10 है और उसकी एक भुजा 20 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 10 गुणे 20 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से बच्चों दिया रहेगा। ठीक है ना, और मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अगर इस टाइप का भी दे देता है कि मान लीजिए कि दे दिया कि समांतर चतुर्भुज की, मान लीजिए दे दिया कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण मान लीजिए दे दिया और उसका लंबाई दे दिया, उसका चौड़ाई दे दिया। ठीक है ना, अब पूछा कि उसका अगला विकर्ण बताइए, तब ये फार्मूला आपको याद रखना। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा भी करता है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसका D1 है, एक विकर्ण D2 है, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो क्या करेगा, आपको बच्चों एक विकर्ण दे देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा। अब पूछेगा कि अगला विकर्ण बताइए, तो ये सूत्र आपको याद रखना है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको बच्चों ध्यान देना है। ठीक है ना, हम चलते हैं बच्चों अब सम चतुर्भुज में। आपको बच्चों कुछ नहीं करना, केवल फार्मूला ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर फार्मूले बेसिक क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और समझने में कुछ भी दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है, और अच्छे से आपको बताया जाए। हम लोग छत पे आ चुके हैं, वहाँ नीचे कुछ ज़्यादा मोबाइल हीट हो रहा था ना, इसलिए छत पे आ गया। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं अब सम चतुर्भुज। आपको तीनों चतुर्भुज का सूत्र याद करना है, केवल समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो मैंने समांतर चतुर्भुज आपको बच्चों बता दिया। अब देखिए सम चतुर्भुज बच्चों, तो सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर इनके भी बच्चों चारों कोनों का कोण 90 अंश नहीं होता, क्योंकि अगर ये 90 अंश होगा तब तो ये सिंपल वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों ना, इसलिए इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ कॉपी में करके रफ में। ठीक है, देखना है आपको, जैसे बच्चों समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, वैसे इसकी भी चारों भुजाएं बराबर नहीं, ये भी थोड़ा तिरछा होता है। ठीक है ना, कैसे, मान लीजिए ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, थोड़ा तिरछा होगा। ठीक है ना, पर चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, नहीं मैं थोड़ा और चीज़ कर दे रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ पर हवा चल रही ना, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा तिरछा है, तो हम लोग इसका भी डालेंगे ऐसे, सीधा लंब खींचेंगे, इसका हम लोग इधर खींचेंगे, तो इसकी बच्चों ये ऊंचाई बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ये भी h होगी, ये भी h होगी, ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी होगा। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, बीच में ये खींचेंगे तो ये बच्चों होगा h। ठीक है ना, तो अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है तो सिंपल क्या होगा, अगर आप चाहो तो इसका भी वैसे ही निकाल सकते हो। सिंपल क्या, आधार गुणे h ऊंचाई, ये आधार गुणे h सिंपल ऊंचाई, पर इसका एक और सूत्र होता है। ठीक है ना, मान लीजिए ये है, इसका विकर्ण से भी होता है, ये हो गया, इसका विकर्ण ये है, इसका विकर्ण ये है, इसका विकर्ण ये हो गया D1 हो गया, ये वाला विकर्ण इसका बच्चों D2 हो गया। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल एक और होता है 1/2 D1 गुणे D2। तो कभी कभी एग्जाम में बच्चों क्या करता है कि दे देगा कि एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बच्चों 20 और 30 हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सिंपल इसी फार्मूले में रखना है। और अगर दे देगा कि एक सम चतुर्भुज है, उसकी भुजा इतनी है तो और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना, अब देखते हैं जो बच्चों हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और इक्वल टू 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लोग ये वहाँ पर ये पढ़े हैं, तो ये भी सूत्र सेम ही है, ये भी सूत्र सेम ही वैसे ही है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हम लिखते हैं इस इक्वल टू 2, और इसके लिए L और B दोनों समान हैं, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
वहाँ पर एल बी अलग था, तो वहाँ पर एल स्क्वायर था, बी स्क्वायर था। यहाँ पर इसका आधार भी एक है और ये भी ए है, सब ए है। तो ये भी जब इसको लिखेंगे तो यही सेम लिखाएगा कि 4 स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो अगर आप बच्चों वो वाला सूत्र याद करते हो तो ये वाला अपने आप आपको मतलब याद हो जाएगा, ठीक है ना। पर मूल आपको यही आपको उसका जो क्षेत्रफल है ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों ना। ये आपको याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है। अब बच्चों ये देखते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में बच्चों क्या होता है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। बस क्या होता है, इसमें समांतर दो रेखाएं समांतर होती है। कैसे यहाँ पर दो रेखाएं हैं जिसमें ये एक रेखा ए है, एक रेखा बी है, और ऐसे वैसे होता है। इनकी ऊंचाई ये एच होती है। केवल आपका इसको सूत्र याद रखना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, और जो एच है वो क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है ना। और ये इसका दे देगा। कभी कभी बच्चों ये भी पूछता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है और इसकी दोनों भुजाएं ये हैं, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल का मान यहाँ पर रख देंगे, ए प्लस बी का मान यहाँ रख देंगे, हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और बाकी ये सब तो आप आपने पढ़ा ही होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। और जो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसका आधा। और ये तो अर्धवृत्त की परिधि भी आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हो कि पाई आर होगा इसका आधा, प्लस उसमें 2 आर जुड़ जाता है। कैसे मतलब, ये वृत्त है तो इसका ये आधा परिधि क्या हो गया, पाई आर बाई, इसको 2 पाई आर बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। अब प्लस की त्रिज्या भी तो जुड़ जाएगी, यहाँ पर आर, तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर। तो यहाँ से पाई का मान रखें तो ये आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना। पर अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप आराम से अर्धवृत्त का परिधि सब निकाल लोगे। अब बच्चों ये ध्यान देना, ये कभी कभी मैंने देखा किसी शिफ्ट में ये आ गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है। मान लीजिए ये दिया है, ये वृत्त है, तो वृत्त का ऐसे एक त्रिज्यखंड बना दिया है। तो पूछेगा कि ये जो बच्चों त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो दे देगा कि एक वृत्त है उसका त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या दे देगा, और मतलब कि जो कोण का मान दे देगा, ठीक है ना। मतलब कोण का मान दे देगा कि कितने अंश का त्रिज्यखंड है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों जितने अंश का मान देगा वो यहाँ थीटा है, पाई आर। इसको देखिए, जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो त्रिज्यखंड होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये ध्यान में रखना है। बस इसमें अगर कहीं भी त्रिज्यखंड आता है तो उसमें थीटा बटे 360 उसमें लगा देना है, अपने आप लगा देना है। तो अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और त्रिज्यखंड पूछा है तो थीटा बटे 360 लगा देंगे। इसी तरीके से बच्चों अगर पूछता है कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, मतलब ये चाप, मतलब ये जो त्रिज्यखंड की ये चाप है, ये यहाँ बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई पूछता है, तब क्या होगा बच्चों, खाली परिधि हमको याद रखना है क्योंकि ये वृत्त की परिधि है। तो केवल हमको परिधि में बच्चों थीटा बाई 360 लगा देना है। तो यदि त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई पूछता है तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 ये होता है, इसमें ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। पर यदि त्रिज्यखंड की परिधि पूछता है, परिधि, तो परिधि मतलब क्या होता है, पूरी उसकी रेखा। तो त्रिज्यखंड ये पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। तो भाई त्रिज्यखंड में हम लोग यदि त्रिज्यखंड की परिधि पूछता है तो हम लोग उसके चाप की लंबाई में केवल 2 आर जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो चाप की लंबाई है, प्लस ये बच्चों एक आर ये 2 आर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पाई आर थीटा बटे 360 प्लस 2 आर, ये हो गया बच्चों। बस इतना करना है। तो ये बच्चों इतने सूत्र आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है ना। और बाकी मेंस्ट्रुएशन का मैं भी बता दे रहा हूँ। ये सब बच्चों आपने पहले पढ़ा होगा, तो बच्चों अगर ये आपके पास होगा तो ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है ना। ये आयतन हो गया, मतलब कि घन का जो होता है क्या, घन का आयतन हो गया, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल या 4 दीवार का क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। बच्चों ये एक बात ध्यान रखना है, मेरे जो बच्चे ने मतलब कि ये मतलब एक गलती की थी दिल्ली पुलिस में, कि पूछा था बच्चों कि कोई दे दिया था, मान लीजिए उसका पूछा था कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों यदि केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब तक ये ना लिखा हो कि मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या फिर उसका पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पता है आप बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तभी निकालना है जब लिखा हो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या फिर बच्चों लिखा हो कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर यदि बच्चों सिंपल दे दिया है कि यदि कोई मान लीजिए कि यदि कोई बेलन है, उसका मान लीजिए त्रिज्या ये है, उसकी ऊंचाई ये है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो वहाँ पर आपको उसका कुल पृष्ठीय मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ केवल वक्र पृष्ठीय लिखा होगा वहाँ केवल वक्र पृष्ठीय, और पार्श्व पृष्ठीय लिखा होगा तभी वक्र पृष्ठीय निकालना है। बच्चे ने ये गलती दिल्ली में किया था, इसलिए बच्चे का क्वेश्चन गलती हो गया था। मुझे वो क्वेश्चन अभी तक याद आ गया। ठीक है ना, आपको बेलन होना पूरा, आपको ये खोखला कलर नहीं याद करना है, बस बेलन का याद करना है, घन आपका याद करना है बच्चों। और फिर आगे आपको शंकु का याद कर लेना है बच्चों, गोला का सूत्र या बच्चों आपको याद कर लेना है। बस यही तो, गोला और अर्धगोला, इतना ही आपको बच्चों याद कर लेना है। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, वो मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ। ठीक है ना, अगली तो इस बार जीडी के एग्जाम में बच्चों समांतर श्रेणी से को क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है ना, तो मैं आपको समांतर श्रेणी के भाई कुछ 4-5 सूत्र हैं, इनको मैं बता दूंगा। आप इन सूत्रों को बच्चों बस आप याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समांतर श्रेणी के एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई एक श्रेणी होती है जिसमें उनका अंतर समान होता है, उसको उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई लाइन से नंबर होते हैं, उनका अंतर समान होता है, उसी को समांतर श्रेणी। कैसे? यहाँ पर देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। यहाँ पर बच्चों अंतर क्या है? यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है। ये बच्चों जरूरी नहीं कि अंतर 2 ही हो, अंतर कोई भी हो सकता है, 3, 4, 5, कितना भी अंतर हो सकता है, पर सभी में अंतर बच्चों समान रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 14 है, ये भी समांतर श्रेणी में। जहाँ पर अंतर समान होगा वो उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब देखना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर ए बच्चों, ए यहाँ पर ए क्या है? ये पहला पद है। पहला पद क्या है? ए। हम लोग जो पहला पद है इसको बोलते हैं ए, और जो अंतिम पद है इसको बोलते हैं एल। और डी क्या है? डी पदों का अंतर, इनके 2 पदों के बीच में जो अंतर होगा उसको हम लोग डी बोलेंगे। और एन क्या है? एन पदों की संख्या, जितने पद होंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? ये 7 पद हैं, तो एन का मान क्या होगा? 7, मतलब 7 पद हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ए एल डी एन ये क्या होता है, क्योंकि सूत्र इसी पे होता है। तो जब आपको पता रहेगा कि ए क्या है, एल क्या है, डी क्या है, एन क्या है, तभी ना आप उसका मान रख पाओगे। तो इसको मैं आपको बच्चों पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो यदि बच्चों पूछता है कि अंतिम पद या एनवां पद ज्ञात करिए, मतलब क्या? एल। यदि एल का मान पूछता है तो वो बच्चों आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा कि एल का मान बताइए, वो ये पूछेगा, वो आपको एक श्रेणी दे देगा और उसमें बोल देगा कि बच्चों, मतलब उसमें ये बोल देगा ना कि मान लीजिए एक श्रेणी है, उसका पहला पद 2 है, और उसके पदों का अंतर या फिर उसको सार्वंतर, इसको डी को बच्चों हम लोग सार्वंतर भी बोलते हैं। पदों के अंतर को हम लोग सार्वंतर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बोल देगा कि उसका पहला पद 2 है और उसमें पदों की संख्या 50 है और उनका अंतर 3 है, तो वो मतलब उसका मान ज्ञात करिए। तो आपको जो अंतिम पद है वो ज्ञात करना है। मान लीजिए ये हो गया, इसका पहला पद क्या है? ए बराबर 2, इसका डी का मान क्या है? अंतर। सार्वंतर क्या है? 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सार्वंतर क्या है? डी बराबर बच्चों क्या है? 3। और मान लीजिए दे दिया कि पदों की संख्या है 50, टोटल 50 पद है, 1 2 3 ये बच्चों 4 हैं, ऐसे करके 50 पद हैं। तो पूछेगा कि जो 50वां पद है उसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो ये वाला हमको सूत्र लगाना है कि अंतिम पद या एनवां पद। एनवां पद मतलब क्या? कि 50वां पद, क्योंकि एन यहाँ पर एन का मान क्या? 50, मतलब 50वां पद या अंतिम पद क्या? एल। तो सूत्र ये लगेगा कि एल बराबर, यहाँ पर एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करेंगे? एक मान बच्चों क्या है? 2 प्लस एन का मान क्या है? 50, क्योंकि 50 संख्या है, ऐसे करके -1, डी का मान क्या है? 3। तो ये 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 49 क्या हो जाएगा? 147। ये बच्चों ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 149 बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों ना, तो ये आपको सूत्र ध्यान रखना है कि यदि पूछता है कि अंतिम पद या मान लीजिए एनवां पद याद करिए, तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों ना, यदि अंतिम पद पूछता है तब ये सूत्र आपको लगाना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कभी कभी क्या होता है कि पदों की संख्या पूछता है। ठीक है ना, कि मतलब कितने पद हैं, ये आपको ये बोल देगा। ठीक है ना, मान लीजिए दे दिया कि आपको दे दिया ऐसे कि 2 करके दे दिया, 2
उसके बाद 5, 8, उसके बाद 11, ऐसे ऐसे करके बच्चों आपको टोटल दे दिया कि 600, मान लीजिए 669 दे दिया। ऐसे करके बच्चों ये दे दिया आपको, ठीक है ना। अब पूछेगा कि ये श्रेणी जो ये है, या जो मतलब 2 से शुरू हुई है और 669 तक बच्चों गई है, तो इसमें कितने पद हैं, मान लीजिए ये इसमें कितने पद होंगे, 1 2 3 4, 4 हैं, ऐसे लिख के हम लोग काउंट करेंगे तो बच्चों काउंट करते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए सूत्र ये दिया है कि n बराबर यहाँ पर क्या, अंतिम पद माइनस पहला पद बट्टे पदों का अंतर प्लस 1। तो ये सूत्र हम लोग आएंगे। तो अंतिम पद क्या है, 69 है, पहला पद माइनस ए, पहला पद क्या है, ए क्या यहाँ पर पहला पद है, तो यहाँ पर हो गया 2, और इनका अंतर क्या है, डी बच्चों क्या है, सर्वंतर है, सर्वंतर पदों का अंतर, तो इनका अंतर क्या है, 3 3 3, सब में अंतर है, ये 3 हो गया प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसको घटाएंगे हम लोग तो क्या है बच्चों, यहाँ ये क्या आएगा, ये आएगा 667 आएगा। तो 667 बट्टे 3, 1 सेकेंड बच्चों, मेरा पैर में झुंझुनी पकड़ लिया, ठीक है ना। अब प्लस 1 बच्चों, यहाँ पर कोई मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, वो इसलिए क्योंकि ये मैंने ऐसे रैंडम, यहाँ पर जो अंक लिखा है ये ऐसे रैंडम लिख लिया, जो ये श्रेणी है इसके हिसाब से नहीं लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ये आंसर पॉइंट में आएगा। पर जब एग्जाम में देगा ना तो उसका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, उसका आंसर सही आएगा, ठीक है ना। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्चों इस तरीके से श्रेणी दिया हो कि ऐसे पूरा श्रेणी दे दिया हो, अब बोले कि इसमें एनवा पद, इसमें मतलब इसमें पदों की संख्या ज्ञात करिए कि कितने पद हैं, तो n बराबर L-1/D + 1, ये आपको सूत्र लगाना है, ठीक है बच्चों ना। समझने बच्चों कोई दिक्कत होगी बच्चों, अगर आप बच्चों आज ही वीडियो देखना तो बच्चों आज ही बताना, क्योंकि बच्चों का मतलब एग्ज़ाम है ना, एक दिन बाद बच्चों जो भी हमारे बच्चे लोग हैं उनका एग्ज़ाम है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो आपको तुरंत पूछना था कि कल फिर मैं अगर कोई डाउट हो बच्चों तो वीडियो बना के फिर से और अच्छे से बता दूँ, ठीक है ना। तो आपको सूत्र याद रखना, ठीक है ना। ये हो गया एक सूत्र, ये हो गया 2 सूत्र, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। अब बच्चों क्या होता है, अब अगर पूछ ले कि n पदों का योग, मतलब जितने पद है सबका पूछ ले योग, मान लीजिए ऐसे दे दिया कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिया, 350 तक दे दिया। अब बोल दिया कि सबका योग क्या होगा, मेरे में इसी टाइप का आया था कि मेरे में दिया था 1 से लेकर 399 तक का योग दिया था, ठीक है बच्चों ना। तो अगर इस टाइप का पूछता है कि सबका योग क्या होगा, ठीक है बच्चों ना, तो इसके लिए सूत्र ये है, ठीक है ना। क्या है, n/2 और 2a प्लस n + 1/d, ठीक है ना। तो बच्चों इसके लिए आपको बच्चों क्या, पहले n का जरूर पड़ेगा कि कितने पद हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये तो भी सिंपल है कि 1 2 3 4, ये यहाँ पर सर्वंतर, यहाँ पर एक सिंगल है, यहाँ पर डी का मान 1 है, यहाँ पर टोटल पद क्या हो जाएंगे, 350 है, क्योंकि ये तो सिंपल गिनती है, तो गिनती ही है तो पद 350 ही होंगे। तो हम लोग रखते हैं मान 350/2। सूत्र क्या है, n/2 कोष्टक में 2a + n-1 और प्लस d, सॉरी इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया, और बच्चों यहाँ पर 2 हो गया, ए का मान क्या है, 1 है, प्लस n-1, n का मान क्या है 350 -1 इंटू डी का मान क्या है बच्चों, सर्वंतर क्या है, 1 है, सबका अंतर क्या है, ये 1 अंतर है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको भाग देंगे तो ये होगा 2 × 1 = 2, 2 × 14, 175, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस इसको इसमें से घटाएंगे क्या होगा, 349, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 175 गुणे इसको 349 में इसमें जोड़ेंगे क्या होगा 351, इसको गुणा करेंगे, जितना आंसर आएगा वो हमारा यहाँ से यहाँ तक के पदों का बच्चों हमारा योग होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक के पदों का बच्चों हमारा योग होगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों देखो, अगर अभी यहाँ पर सर्वंतर 1 है, पर यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया कि 3 से लेकर के 501 तक का योग, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सर्वंतर 2 है, यहाँ पर दोनों का अंतर 2 है, यहाँ पे 2 अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर। तो ये बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बच्चों यहाँ पर आपको मतलब n का मान नहीं पता है, तो आपको n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए सूत्र क्या है, n बराबर L-a/d + 1। तो बच्चों हम लोग मान रखते हैं एल का मान क्या है, एल क्या है, अंतिम पद है, तो अंतिम पद 501 माइनस क्या हो गया 3, ए क्या पहला पद है 3
सॉरी बच्चों, बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, मैंने पैर से दाब लिया है। ये हो गया। अब डी का मान क्या हो गया, 2 हो गया प्लस 1। यहाँ घटाएंगे हम लोग तो क्या आएगा बच्चों, 3 घटाएंगे तो आएगा 498 बाई 2 प्लस 1। इसको करें 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 9 18 प्लस 1, टोटल 250 पद। टोटल 250 पद मतलब एन का मान क्या आ गया, 250 आ गया। एन का मान बच्चों 250 आ गया। मैं पैर सही कर लूँ, झुनझुनी पकड़ ले रहा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एन का मान क्या आ गया, 250 आ गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग सिंपल इसमें मान रख देंगे एन की जगह पर। अगर इसका हमको योग बच्चों, अगर इसका हमको योग निकालना है तो एन का मान 250 है, तो 250/2 और यहाँ पर 2 और ए क्या है, पहला पद क्या है, 3 है, प्लस एन का मान 250 -1 इंटू डी का मान क्या है, अंतर 2 है तो 2 हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों ना। तो अगर इस टाइप का पूछता है, अगर पदों का योग पूछता है कि अगर एन पदों का योग, तो उसके लिए सूत्र ये है। ठीक है ना, इसके लिए योग ये है। तो पहले आपको बच्चों एन का मान निकाल लेना है। एन के लिए सूत्र क्या है कि अंतिम पद और माइनस पहला पद बटे पदों का अंतर, मतलब डी का मान प्लस 1, ये एन का माना जाएगा। फिर एन का मान इसमें रख करके हम लोग ए का मान रख करके पदों का योग हम लोग बच्चों निकाल लेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं बच्चों अगले सूत्र पर। ठीक है बच्चों, इस टाइप के भी क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ रहे हैं कि वर्गों का योग मतलब दे दिया बच्चों कि मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे दिए बच्चों, दे दिया कि 60 तक, कि 60 का स्क्वायर ऐसे सब मतलब स्क्वायर पूरा है। आपको जोड़ना है। ठीक है ना, आपको जोड़ना है कि मतलब कि इनका योग क्या होगा। तो अगर आप बच्चों अगर स्क्वायर निकाल कर जोड़ोगे तो फिर बच्चों बहुत टाइम लगेगा, जोड़ते रह जाओगे। तो इसके लिए सूत्र क्या है, और जब वर्गों का योग इस तरीके से दिया हो, ये जो वर्गों का योग बच्चों देगा ना, इसमें डी का मान हमेशा एक ही होगा, मतलब इसमें सार्वंतर नहीं दिया होगा, इसमें हमेशा लाइन से ही रहेगा। लाइन से ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके रहेगा, मतलब नंबर वाइज ही रहेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए सूत्र क्या है, n + 1 2n + 1 बाई 6। ठीक है ना, क्या है n + 1। एक सेकंड बच्चों, फोन आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रश्न को पता क्या करना है, ये जो जितने सूत्र हैं आपको सूत्रों को बच्चों लिख के याद करना। ठीक है ना, आपको लिख के बच्चों ये याद करना। ठीक है ना। आप बोलोगे तो मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपको लगाने के लिए, पर बच्चों उतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है ना, तो आप सारे सूत्रों को बच्चों याद कर लेना। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया। अब इसे हम लोग मान रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एन का मान क्या है, 60 है, क्योंकि लाइन से सारे पद हैं। तो एन का मान क्या है, 60 है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी एन का मान 60 है प्लस 1, यहाँ पर 2n है, 60 दूनी 120 हो जाएगा क्योंकि 2n है, प्लस 1 बाई 6। इसको हम सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक के जितना पद सबका योग हमका बच्चों निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, सबका योग निकल के आ जाएगा। तो ये सूत्र आपको बच्चों याद रखना। ठीक है बच्चों ना, केवल सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप सूत्र को याद करना और किस तरीके से प्रश्न में उसको आप अप्लाई करना है ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से ध्यान देना है कि किस तरीके से प्रश्न में उसको अप्लाई करना है। तो इस तरीके से क्या एन कमानी है। पर एक बात और दे देना है बच्चों, इस टाइप का प्रश्न आता है कि बच्चों दे दिया कि 50 से 96 तक बच्चों मतलब इस स्क्वायर में इसका योग बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न बच्चों ऐसा नहीं कि सिंपल यहाँ पर रख देना कि एन का मान 60 हो जाएगा, ऐसे कि एन का मान 96 हो जाएगा। जब गिनती शुरू से होगी तब आपको इस तरीके से लगाना है। जब गिनती शुरू से होगी तब ऐसे लिखना है। जैसे यहाँ पर गिनती शुरू से थी, यहाँ पर गिनती 1 से थी, यहाँ पर गिनती 50 से चालू है। तो बताया बच्चों आपको क्या करना है, आपको पहले बच्चों 1 से 96 तक का आपको मान लीजिए जो यहाँ पर एक स्क्वायर है और 96 स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक का बच्चों योग निकालना है। ठीक है ना, फिर उसमें से बच्चों 1 का स्क्वायर से और फिर 49 का स्क्वायर माइनस कर देना है। कैसे मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये हो गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके बच्चों यहाँ तक क्या हो गया 96 का स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके बच्चों 49 का स्क्वायर। तो बच्चों इसका माइनस करेंगे तो बच्चों यही आएगा, क्योंकि ये बच्चों 1 का स्क्वायर से 49 की स्क्वायर तक के इसमें से माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा आगे 50 की स्क्वायर से 96 तक का स्क्वायर बचेगा। ठीक है बच्चों ना। तो बच्चों ये इस तरीके से जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, अगर बच्चों अगर गिनती स्क्वायर में अगर बच्चों अगर मतलब
एक से नहीं दिया है तो आपको उसको एक के फॉर्म में मतलब बना लेना है। यहाँ पर 96 तक का स्क्वायर है तो हम लोग पहले लिख लेंगे कि एक के स्क्वायर से लिख लेंगे, 96 तक के स्क्वायर तक लिख लेंगे। फिर इसमें से हम लोग बच्चों एक के स्क्वायर से 49 तक का स्क्वायर अगर माइनस कर देंगे तो 50 की स्क्वायर से 96 तक का स्क्वायर बच्चों बचेगा, क्योंकि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर मतलब बच्चों मतलब कि 49 तक मतलब घट के बच्चों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 50 की स्क्वायर से 96 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। मतलब कि जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो अब इसमें हम लोग बच्चों आराम से ये सूत्र हम लोग रख सकते हैं। इसमें बच्चों इसमें एन का मान क्या है, इसमें एन का मान क्या है, 96 है, क्योंकि एक से बच्चों गिनती है, 1 से 96 तक गिनती है। तो एन का मान क्या है, 96 है। फिर एन प्लस 1 है तो 96 प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 है तो 96 गुना क्या होता है 192 और प्लस 1 ये होता है बटा 6 माइनस इसमें भी रख देंगे बच्चों, सॉरी बच्चों बहुत हवा चल रही है, एक सेकेंड ना। इसमें भी हम लोग एन का मान रख देंगे इस तरीके से। एन का मान क्या है 49, यहाँ पर 49 माइनस 1, यहाँ 49 मतलब यहाँ 98 एक क्वेश्चन में ये 98 इसलिए रहा क्योंकि 2n है बच्चों ना, और सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, प्लस 1 ये सूत्र में देखना, आपको सूत्र में मान रखना है ना, 1/6। इसको सॉल्व करके दोनों माइनस कर देंगे, जो बच्चों आंसर आएगा वो हमारा इसका योग होगा, ठीक है ना बच्चों, वो इसका योग होगा, ठीक है बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं बच्चों घनों का योग, मतलब यहाँ पर घन है, जैसे बच्चों यहाँ पर वर्ग था वैसे यहाँ पर घन है। तो यदि पूछता है घनों का योग तो उसके लिए सूत्र क्या है, n+1/2 का होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर किए हैं, केवल मान रखे हैं। सिंपल यहाँ पर एन का यहाँ पर गिनती बच्चों देखना, गिनती मतलब गिनती 1 से बच्चों चालू है 45 तक है, तो एन का मान क्या हो जाएगा 45, एन का मान 45 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका मान हम लोग निकाल लेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। पर बच्चों जैसे यहाँ पे हम लोग सवाल की गिनती 50 से दी है, वैसे बच्चों अगर यहाँ पर देती है गिनती मान लीजिए कहीं और से 20 से चालू होती है तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोग गिनती चालू करेंगे 1 से, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, ऐसे डॉट करके कितना 115 तक है तो 115 तक कर लेंगे क्यू, माइनस कहाँ तक करेंगे, कितना माइनस करना है हमको 1 से लेकर के 59 तक माइनस जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 60 से 115 हमारा बच्चों बचेगा। तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, मतलब आप लोग ऐसे लिखना मत, मैं आपको ऐसे लिख के मतलब बस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग डायरेक्ट बच्चों से सॉल्व करना, ठीक है ना। ऐसे करके इतना हमको 59 तक हम लोग क्यू माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ से यहाँ तक बच्चों बचेगा। तो बच्चों अभी जो ये है ये इस सूत्र में रख देंगे, ये बच्चों हम लोग इस सूत्र में रख देंगे, सिंपल हमारा मान आ जाएगा। कैसे मतलब यहाँ पर एन का मान क्या है 115 है, फिर क्या है एन, फिर बच्चों n+1 है 115 + 1 और /2 का होल स्क्वायर, इसका हो गया माइनस यहाँ पर एन का मान क्या है 59 है, एन का मान 59 है प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका निकाल के माइनस कर देंगे तो बच्चों, लेकिन बच्चों इतना ज़्यादा नहीं देगा, जैसे मैंने 60 से दिया 115 तक ना, ऐसे नहीं देगा वो केवल 5-6 पर, मतलब अगर बच्चों अगर वो क्यूब और अगर वो घन देता है तो वो केवल 5-6 पद देगा, ये कर देगा। मान लीजिए ऐसे यहाँ पर 2-4 बढ़ा देगा कि 64 पे 3 कर देगा, 65 पे 3 कर देगा, बस इतना आपको जोड़ने के लिए बोलेगा। ये क्यू है, ठीक है बच्चों, ये क्यू है, ये इतना आपको जोड़ने को बोलेगा, ठीक है ना। पर जब बच्चों ज़्यादा किस में देता है, ज़्यादा इसमें देगा, समांतर श्रेणी में इसमें लंबा गिनती देगा, क्योंकि इसमें तो आसानी से हो जाएगा ना बच्चों इसमें, ठीक बच्चों। तो आपको सूत्र को बच्चों याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं बच्चों अगला इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों। मान लीजिए इस टाइप क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक घड़ी अपराह्न मतलब क्या शाम को अपराह्न 9 बजे सोमवार को चलना शुरू करती है, मतलब सोमवार को शाम को 9 बजे चलना शुरू होती है और वो हर घंटे 20 सेकंड पीछे होती है, तो मंगलवार को शाम को 9 बजे कितना समय दिखाएगी। तो हमको देखना है 9 से 9 चल रही, मतलब क्या
24 घंटे घड़ी बच्चों चल रही है। बच्चों 24 घंटे घड़ी चल रही है, ठीक है ना, और वो हर घंटे 20 सेकंड पीछे हो रही है। तो वो हर घंटे 20 सेकंड हो रही है, तो 24 घंटे में कितना सेकंड पीछे होगी? टोटल हो जाएगी 480 सेकंड पीछे हो जाएगी। 480 सेकंड बराबर कितना मिनट होता है? 480 सेकंड में कितना मिनट होगा? 60 से भाग करेंगे, क्या होगा? 8 मिनट होगा। मतलब घड़ी 9 बजे से 9 बजे के बीच में 8 मिनट पीछे होगी, 8 मिनट पीछे हो जाएगी। तो 9 बजे वो कितना बच्चों टाइम दिखाएगी? वो टाइम दिखाएगी 8:52, क्योंकि घड़ी बच्चों 8 मिनट पीछे हो जा रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस सेकंड में घड़ी पीछे हो रही है, ठीक है ना, तो 2 दिन बाद क्या टाइम दिखाएगी? इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है बच्चों ना। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब बच्चों इस टाइप क्वेश्चन भी आपने किए होंगे, पर इस टाइप भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये है पी बच्चों, पी यहाँ से चलना चालू करता है, क्यू पी यहाँ से चलना चालू करता है, क्यू यहाँ से चलना चालू करता है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है? राम पी से क्यू की ओर 40 किलोमीटर की चाल से चलता है। राम जो है वो राम यहाँ से चलता है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तथा श्याम क्यू से पी क्यू, श्याम यहाँ बच्चों यहाँ से इधर आ रहा है, राम इधर से इधर आ, दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, आ रहा है। तो दोनों 6 घंटे बाद किस बिंदु पर मिलेंगे? यदि दूरी क्या है? 1200 किलोमीटर। दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है? 1200 किलोमीटर, वो 6 घंटे बाद मिलेंगे। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जब दो चीज़ें जो या फिर बच्चों 2 ट्रेन हो गई या फिर 2 कोई आदमी हो गई, जब 2 कोई चीज़ एक तरफ आती है तो दोनों की चाल बच्चों जुड़ जाती है। जब दोनों चीज़ें एक ही तरफ आती हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती हैं। और जब 2 चीज़ें एक दूसरे को बच्चों क्रॉस करती, मान लीजिए ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, ये तो ये बच्चों ये थोड़ा सा धीरे चल रही है, ये थोड़ा तेज चल के दूसरी इससे आगे निकल जा रही है, तो यहाँ पर चाल का अंतर निकालते हैं। पर यदि अगर 2 ट्रेन सामने से आ रही हैं तो दोनों का चाल जुड़ता है, ठीक है बच्चों ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राम और श्याम एक दूसरे के साथ हमारा पास आ रहे हैं, तो चाल दोनों की जुड़ जाएगी। तो इसकी चाल है, राम की चाल है 40 किलोमीटर और श्याम की चाल दिया नहीं है, तो श्याम की चाल हम लोग मान लेते हैं s, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी क्या है? 1200। और कितने घंटे मिल रहे हैं? चाल बराबर दूरी हो गया, और कितने घंटे मिल रहे हैं बच्चों? 6 घंटे में दोनों मिल रहे हैं। कितना? 6 घंटे मिल रहे हैं। हमको बच्चों श्याम की चाल निकाल ली है, तो यहाँ 6 दूनी 12, क्या हो गया? 200। यहाँ पर 200 आ गया ना, अब 40 रह जाएगा, तो s बराबर 200 माइनस 40 क्या हो गया? श्याम की चाल क्या हो गई? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है बच्चों ना। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। और जैसे मैंने बताया ना, इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी वर्ग का भी परिमाप बच्चों क्या है? 100 है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करिए। तो परिमाप क्या होता है वर्ग का? ओके, 4a होता है, पर ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तो 4a बराबर 100, तो a बराबर 25। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? इसका वर्ग का विकर्ण क्या होता है? कड़ी में 2a, ठीक है बच्चों ना, कड़ी में 2a होता है परिमाप। तो एक मान जब हम लोग रखेंगे तो क्या होगा? 25 कड़ी में 2, ये परिमाप हो जाएगा। अगर परिमाप का सूत्र आपको ये हमेशा ये विकर्ण का सूत्र आपको हमेशा ये याद रखना है, कड़ी में 2a। अगर आपको इसको निकालने में दिक्कत होती है तो आपको सिंपल मान लीजिए क्या है, ये भी a है, ये भी a है, ये ज्ञात करना है। तो क्या होता है जो हम लोग निकालते हैं, ये 90 से क्या होता है कि यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण, यही ना कर्ण है, यही हमको निकालना, इसी को बोलते हैं विकर्ण। क्या हो गया? 2a स्क्वायर। और यहाँ पर भी स्क्वायर होता है ना कि कर्ण का स्क्वायर। तो जब हम लोग कर्ण को बच्चों जब हम लोग ये इसका हटाएंगे तो ये बच्चे 2 कड़ी में आ जाएगा और ये a आ जाएगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा? a कड़ी में 2, तो ये इसका विकर्ण हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? कड़ी में 2a, ठीक है ना। तो इस टाइप का आपको सूत्र बच्चों दिमाग ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। इस टाइप क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन भी कभी ये इस टाइप के मेरे शिफ्ट में नहीं आए थे, पर इसके पहले शिफ्ट में आए थे, ठीक है ना। कि किसी वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:8 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए यह क्या है? लाभ, ये 3 लाभ है और ये क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ये 8 क्या है? विक्रय मूल्य। तो बच्चों क्या होता है, आपको पता होगा कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
तो यहाँ पर लाभ का हम लोग 3 मान लेंगे और विक्रय मूल्य को 8 मान लेंगे। लाभ 3 हो गया, विक्रय मूल्य 8 माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य जाएगा इधर, 3 इधर आएगा, तो क्रय मूल्य बराबर 8 माइनस 3, क्या जाएगा, क्रय मूल्य जाएगा 5। क्रय मूल्य गया 5। बच्चों लाभ होता है वो लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 5 है, लाभ 3 हो रहा है, तो 3 लाभ हो रहा है 5 क्रय मूल्य पे, तो क्या हो जाएगा 300/5 निकालेंगे हम लोग, 5 × 30 60% बच्चों लाभ होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे करना, ठीक है ना बच्चों। समझने बच्चों कोई भी दिक्कत होगी आपको बताना, ठीक है ना। आपको कल इसको और अच्छे से बच्चों बता दीजिएगा अगर समझने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना बच्चों। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, अच्छे से बच्चे समझ लें, ठीक है, शॉर्ट में। बच्चों इस टाइप को थोड़ा इस टाइप क्वेश्चन बच्चों आप लोग मतलब कर लोगे आराम से, लेकिन तो मैंने मतलब आपको मतलब बताने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस टाइप क्वेश्चन मेरे में बच्चे आए थे, ठीक ना, कि 400 के 50% में क्या जोड़ा जाए कि वो 500 का 80% हो जाए। पहले हम लोग 400 का 50% निकालेंगे तो क्या होगा, 400 का 50% क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 में क्या जोड़ा जाए कि वो 500 का 80% हो जाए, तो 500 का 80% क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 8 5 40, 400 हो जाएगा। मतलब कि 200 में क्या हम लोग जोड़ें कि वो 400 हो जाए, मतलब क्या, तो हम लोग 200 जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको आराम से कर लेना है बच्चों। मेरे में इस टाइप बच्चों 2 क्वेश्चन आए थे, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे। मैंने बच्चों इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन मैंने गलती की, ये सेम क्वेश्चन मेरे में आया था, ठीक है ना। ये मैंने मतलब गलती कर दी, मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में उस टाइम दिमाग काम नहीं किया। मैं इसको जिस तरीके से कर रहा था उस तरीके से आप बिल्कुल मत करना, ठीक है बच्चों। आप इसको LCM लेके मत करना कि इसका कि 7 चौक 28, 1 29/14, इसका इसमें गुणा कर इसको जोड़ें, फिर इसको इसमें गुणा कर इसमें जोड़ें, आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखना है। अगर कोई चीज़ लिखी है 2 + 4/5, ये कोई लिखा है 2 सही 4/5, ये और ये दोनों समान है, ये और ये दोनों समान है। क्यों, 5 दूनी 10, 4 14, ये भी इतना ही होगा, ये भी होगा 5 दूनी 10, 4 14, ये भी इतना ही होगा। तो ये बीच में प्लस अगर आता है तो आपको ये और ये समान है, बस बीच में प्लस वही सेम चीज़ है। हम लोग इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। मान लीजिए 4 सही 5/9 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। तो इसी का शॉर्ट रूप ये है कि 4 सही 5/9, तो वही सेम यहाँ पर बच्चों है। तो अगर इस टाइप का प्रश्न आपको अगर इस टाइप का प्रश्न बच्चों अगर आप में बच्चों अगर आता है ना, ये कैप निकल जा रहा है बच्चों ना, मैं इसमें कैप लगा दूँ, बहुत ज़्यादा दुष्ट हवा है, ठीक है बच्चों ना। अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको सिंपल तोड़ लेना है, 7 + 1 + 4 + 7 7 + 1/8 + 7 7 7 + 1/12 + 7 7 7 7 + 1/60। तो आपको ये 7 ये सारा जोड़ लेना है। तो हम जोड़ लेते हैं, ये 4 7 है, यहाँ पर 3 7 है, यहाँ पर 2 7, यहाँ पर 1 7 है। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 21 2 23 को 3 बचेगा 2, 7 दूनी 14, 2 16 को 6 बचेगा हासिल 1, 7 1 7 1 8, ये हो गया। ये सारा 7 जोड़ने पर ये हो गया। अब बचा क्या बच्चों, बचा के यहाँ पर ये हो गया 3 8 प्लस बचा क्या 1/4 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो इनका LCM बच्चों क्या आएगा, इनका LCM आएगा बच्चों 48 आएगा, ठीक है ना। तो इन चारों का LCM आएगा 48 होगा। अब इसका इसमें हम लोग भाग देके देखेंगे ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 से जाएगा 12 बार में जाएगा। तो बच्चों ये इसमें जितनी बार में जाएगा उसका गुणा ऊपर कर देंगे, 12 बार में जा रहा है तो 12 का 12, सिंपल ये LCM लेना आपको आता होगा बच्चों, ठीक है ना। 12 और ये कितनी बार जाएगा, ये 8 से 48, 6 बार में जा रहा है तो 6 का गुणा ऊपर प्लस 6, ये कितने 4 में जा रहा है 4 बार में तो 4 का गुणा ऊपर प्लस 4, ये 16 3 48, 3 बार में तो 3 गुणा ऊपर, 12 6 18 4 22, 12 6 18 4 22 3 25, 25/48 प्लस 86 38, ये तो है ही, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 86 38 25 सही 48,
ये इसका बच्चों आंसर हो गया। तो बच्चों मेरे में ऐसे दिया था, मैं इसको करना मतलब मैंने इसको तोड़ के, मैं इसको ऐसे तोड़ के नहीं किया, मैं इसका इसमें गुणा करके करने लगा। 7 चौको 28 एक 29/4 ऐसे करने लगा। तो ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपको ऐसे तोड़ लेना है, ठीक है ना। ऐसे तोड़ के आपको जोड़ना है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे बच्चों कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इस टाइप क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है। और बच्चों टाइम आपको टाइम बच्चों ध्यान में रख के करना है। आपको बच्चों जीएस को कम से कम थोड़ा जीएस को बच्चों 5 से बच्चों 6 मिनट में आपको जीएस को बच्चों ख़त्म कर लेना है, ठीक है बच्चों। और फिर अगले 7 से 8 मिनट बच्चों आपको हिंदी को बच्चों ख़त्म कर लेना है। और रीजनिंग को बच्चों आपको 18 मिनट में ख़त्म करना, 18 से 19 मिनट हो जाए। अब मैथ के लिए बच्चों आपको कम से कम 27 से 28 मिनट आपको बचाने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यदि 26-25 मिनट बच्चे हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है बच्चों ना, घबराना नहीं है। क्योंकि मेरे खुद बच्चों मेरे 25 मिनट बचे थे, पर मेरा मैनेज हो गया था किसी तरीके से। पर मैं ये बोला आपको प्रयास करना है, ठीक है ना। नहीं बचे तो कोई बात नहीं, पर प्रयास करना, ठीक है ना। आपको बच्चों मतलब 26-27 मिनट में आराम से मैथ करना है। जो क्वेश्चन बच्चों पहले अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों कठिन है, उसको लग रहा है कि उसको लगाने में दिक्कत होगा, तो उस क्वेश्चन को बच्चों छोड़ के पहले जो अगर आगे जल्दी आसान क्वेश्चन आ रहा है मैथ, खासकर ये मैथ में करना, बाकी तो सारा करते जाना है। बाकी सारा हिंदी हो गया, जीएस हो गया, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको तुरंत मार देना। उसको ये नहीं सोचना कि बाद में आके करेंगे, तो जीएस क्योंकि बाद में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसको बच्चों तुरंत मार देना है। हिंदी हो गया, जीएस हो गया, इसको तुरंत मार देना है। रीजनिंग भी उसको भी अगर कोई वैसा क्वेश्चन था तो उसको भी तुरंत मार देना है। मैथ में आपको लास्ट में करना है, जो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है उसको तुरंत छोड़ना है, अगला क्वेश्चन करना है। तो बाद में टाइम बचेगा तो वो उसको आपको कर लेना है, ठीक है बच्चों ना। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला था कैलेंडर, ठीक है बच्चों ना, मैं आपको कैलेंडर बताने वाला था। कैलेंडर पूछता है कि बच्चों की 15 अगस्त 1726 को बच्चों कौन सा दिन था, अगर ये पूछता है इस टाइप क्वेश्चन, इसके लिए मैं बताने वाला था कि मैं पुराने डेट पूछता है, एकदम पुराने, तो बिना आज का डेट कंपेयर किए मैं आपसे मतलब अगर आपको जो मैंने बताया था कि बच्चों की आज का डेट कंपेयर करके, तो उससे भी हो जाएगा। पर मान लीजिए अगर ये वाला डेट दे दिया, तो अगर आप मान लीजिए अगर आज का डेट बच्चों है, आज कौन सा डेट है, आज बच्चों आज है 27, तो 27 है, 27 मई 2026 है। तो बच्चों अब इनके बीच का लीप ईयर और गैप ईयर निकालोगे बच्चों तो बहुत ज़्यादा होगा, 300 कुछ साल हो जाएंगे, 300 साल हो जाएंगे। और लीप ईयर निकालोगे तो कोई ऐसे में ज़्यादा साल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मन करेगा तो जो दिमाग में आएगा तो वो आप चाहो तो कंपेयर करके निकाल लेना। पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपको एक कोड होता है, जो अब मैं बताता हूँ। ये उड़ रहा है ये बहुत बदमाश हो गया हवा, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक बताता हूँ कोड, ठीक है ना। देखना बच्चों, यदि कोई साल है, 100 मैंने को पढ़ाया था जो आपके नोट्स में, उसमें से यदि बच्चों 100 साल है तो उसमें बच्चों जो मतलब विषम दिन होगा वो 5 होगा। यदि 200 साल है तो उसमें विषम दिन क्या होगा, 3 होगा। यदि 300 साल है तो उसमें विषम दिन क्या होगा, 1 होगा। बच्चों 400 साल है तो वो लीप ईयर होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें विषम दिन 0 होगा, ठीक है बच्चों ना। तो यदि 400 से कोई भी सन डिवाइड होता है तो उसमें विषम दिन 0 होगा, ठीक है बच्चों ना। ये आपको ध्यान देना है। और एक और कोड है, एक कोड है बच्चों नॉर्मल ईयर का। ये मतलब नॉर्मल ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर। इसका क्या है, 144 025 ये 25 है, 036 146। और लीप ईयर का जिसमें 366 दिन होते हैं, इसमें इसका क्या है 034। बस ये लास्ट में 2 अंक चेंज है, बाकी सब सेम है। ये 03 शुरू में आ गया लीप ईयर में, ठीक है ना। इसका भी वही सेम है, 025 036 146। अगर ये कोड आपको याद है और ये कोड आपको याद है, ये वाला आप आसानी से निकाल सकते हो बिना आज का डेट कंपेयर किए, ठीक है बच्चों। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कैसे, बता रहा हूँ कैसे। क्या डेट क्या है, 15 अगस्त 1726। तो बच्चों सिंपल क्या करना है, आपको इधर से चालू करना है। 15 अगस्त को हम 7 से भाग देंगे, क्या बचेगा, विषम दिन क्या बचेगा, 1, ठीक है बच्चों। अब देखना है कि ये बच्चों नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मल ईयर में अगस्त का महीना क्या कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। बच्चों अगस्त का कोड क्या है, 3, तो +3
3। ये बच्चों महीनों के कोड हैं। ये जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो बच्चे जो नॉर्मल ईयर का कोड ही है, लीप ईयर का कोड ही है, बस यही इसका भी यहाँ से सेम है। बस शुरू में जनवरी, जब तक फरवरी नहीं आ जाती लीप ईयर में, तब तक इन दोनों का कोड बच्चे थोड़ा अलग होता है। लीप ईयर में इसका 03, बस शुरू में 03 है, बाकी सब सेम है। ठीक है बच्चों ना, ये हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस टाइप क्वेश्चन में कुछ भी करना, आपको हमेशा 5 जोड़ लेना है। पहले इसका विषम दिन हम लोग निकाल लिए, आ गया 1। अब बच्चों जो अगस्त महीना है, इसका हम लोग कोड लिख लिए, क्या है इसका कोड है 3। ठीक, कोड 3। अब हम लोग इसे 5 जोड़ लेंगे। 5 आपको जोड़ना है हमेशा, बिना कुछ किए सिंपल 5 बच्चों जोड़ लेना है। ठीक है ना, आपको सिंपल 5 जोड़ लेना है, बिना आपको ये नहीं पूछना कि क्यों जोड़ना है, इसका नियम है 5 इसमें आपको जोड़ लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 1700। तो 1700 के करीब कोई लीप ईयर क्या होगा 1600 होगा। 1600 है ना बच्चों, 1600 है। तो 1600 का क्या होगा, कोड क्या है 0 है। तो 1600 में जब हम लोग 100 प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो 1700 होगा ना। तो 100 प्लस कर रहे हैं तो 100 का मान क्या है 5 मतलब 100 का मान क्या है 5, और ये तो 0 है 1600। तो 100 इसमें 1600 में 100 बच्चों 100 जुड़ा है तब ना 1700 हुआ है। तो मतलब 100 का मान क्या है, कोड क्या है 5। 100 का कोड क्या है 5। और 26 में हम लोग बच्चों फिर से 26 में हम लोग एक बार 7 से भाग देंगे तो देखेंगे कि कितना विषम दिन आ रहा है। तो विषम दिन कितना आ रहा है 7 तारीख 21। विषम दिन क्या आ रहा है 5 आ रहा है इसमें, 7 तारीख 21। और फिर बच्चा फिर इसको एक बार हम लोग 4 से भाग देंगे, देखेंगे कितनी बार में भाग जा रहा है। जितनी बार में जाएगा वो लिखना है कि कितनी बार में जा रहा है भाग। 4 6 24, 6 बार में जा रहा है। 4 से भाग करना है बच्चों ना, ठीक है ना, 4 से भाग। बच्चों कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों, जब अपना थोड़ा कुछ क्वेश्चन लगा लोगे ना इस टाइप का, तो बच्चों आप कन्फ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना, अगर आप बच्चों 10-15 क्वेश्चन इस टाइप के लगा लोगे तो कन्फ्यूज नहीं होगे। बच्चों हम लोग सिंपल पहले हमने क्या किया है, पहले 15 को हम लोग 7 से भाग किया है, तो शेष आया 1। फिर बच्चों जो अगस्त महीने का नॉर्मल ईयर के अगस्त महीने का जो कोड है 3, हमने 3 लिख लिया है। फिर सिंपल हमको 5 खाली जोड़ लेना है, तो हम लोगों ने 5 जोड़ लिया है। उसके बाद बच्चों ये 1700 है, तो 1700 के करीब क्या है, लीप ईयर 1600 है। तो 1600 है, तो 1600 में कितना प्लस हुआ है, 100 प्लस हुआ है। तो 100 का मान क्या है 5। तो यहाँ पर हो गया 5, 100 का मान आ गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, फिर बच्चों बचा 26। तो 26 को हम लोग 7 से भाग देंगे, तब बच्चों क्या आएगा, शेष क्या आएगा, शेष आएगा 5 क्योंकि 7 21। फिर बच्चों इसको 4 से भाग देना और जितनी बार में जाएगा वो लिखना है, ये नहीं कि कितना शेष बचेगा। 4 से जब भाग देंगे तो जितनी बार में जाएगा वो लिखना है। तो 6 बार में जाएगा, 4 6 24, ये हो गया। अब इसको हमको टोटल जोड़ लेना है, टोटल हमको जो जोड़ लेना है 3 1 4, 3 1 4 हो गया, 5 4 9, 9 5 13, 13 5 18, 18 6 क्या होगा बच्चों 24 बट्टे 7 से भाग कर देंगे, देखेंगे विषम कितना आ रहा है, विषम आ रहा है 3। अब बच्चों मैंने आपको ये मैंने बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका कोड क्या होता है। संडे का कोड है, संडे में से 0 चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ये वीक के दिनों का कोड होता है। तो क्या बचा, क्या आया, शेष आया 3। तो 3 क्या है वेडनेसडे, मतलब क्या 15 अगस्त 1726 को क्या होगा वेडनेसडे होगा। ठीक है ना, वेडनेसडे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो सिंपल, ये तो अब आराम से याद कर लो कि संडे मतलब 0, अब मंडे मतलब मंडे, वीक का पहला दिन क्या होता है मंडे होता है, वीक का पहला दिन क्या होता है मंडे। ठीक है ना, तो ऐसे 0 से 6 तक कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, तीसरी बार है क्या वेडनेसडे, तो यहाँ पर शेष क्या है 3। तो क्या हो गया 15 अगस्त 1726 को बच्चों क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये कोड आपको लिख लेना। अब पता बच्चों यहाँ पर 1726 है, अगर यहीं पर बच्चों अगर मान लीजिए अगर यहीं पर 1826 होता, 1826 था तो 1600 का 0 हो जाएगा। 1600 में कितना प्लस है 200 हुआ तब 1800 है, तो 200 का मान क्या है 3। तो यहाँ पर 5 की जगह हम लोग 3 जोड़ते हैं, फिर वैसे ही करते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ आवत है, आ गई ली 5 मिनट में। ठीक है बच्चों मान लीजिए दे दिया कि आवत है अब 5 मिनट में कि 1925 में 1925 में सही से गया हूँ। ठीक बा, ठीक बा,
बच्चों मान लीजिए पूछ दिया कि 26 जनवरी 1925 को कौन सा दिन था, ये पूछ दिया। तो इसमें हम लोग बच्चों पहले सिंपल 7 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा 5 लेंगे। ये क्या है देखो, ये है नॉर्मल ईयर, ये नॉर्मल ईयर है। इसमें जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या है नॉर्मल ईयर में बच्चों, 1 है ना जनवरी कोड नॉर्मल ईयर में। तो हम लिखेंगे +1। अब फिर हमको +5 जोड़ना है, हमेशा +5 जोड़ना है, तो +5 जोड़ लेंगे। अब देखना ये 1900 से पहले जो लीप ईयर था 400 से मतलब कटने वाला, वो कौन सा था, 1600 था ना। तो 1600 का जीरो है। अब 1600 से में कितना प्लस हुआ है बच्चों, 300 प्लस हुआ तब ना 1900 हुआ है। 1600 में 300 प्लस हुआ तब 1900 हुआ है। तो 300 का कोड क्या है, ये बच्चों 1 है। मान क्या 307 में 20 दिन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है ना, बहुत दुष्ट है ये, क्या बताएं, हवा चल रहा है इतना दुष्ट हवा कहीं का। तो बच्चों 300 प्लस हुआ है, तो 300 का मान क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, अब बाकी बचा 25। तो 25 को 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या जाएगा, बचेगा शेष 4 बचेगा। और 25 को फिर हम लोग 4 से बच्चों अगर भाग देंगे तो बच्चों 6 बार में जाएगा। तो 4 6 24, 6 बार में जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, 5 1 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 6 बच्चों 22। इसको 7 से भाग करेंगे, शेषफल क्या बचेगा 1। तो 1 का मान क्या है, मंडे। 1 मान क्या है, मंडे, मतलब 26 जनवरी 1925 को मंडे होगा। 1 मान क्या है बच्चों, मंडे है। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है, पता है बच्चों आपको क्या करना है, आपको ChatGPT का सहारा लेना है। ठीक है ना, जो मैंने ये तरीका बताया है ये कर लेना, ये तरीका ध्यान में रखना। और फिर मतलब कि पता है क्या बच्चों, आप क्या करना, आप कोई भी डेट ले लेना, कोई भी रैंडम डेट ले लेना, मतलब कि कोई भी जो मन करे आपको, 30 अगस्त 1625 1647 कुछ भी ले लेना, कोई भी डेट। और उसका आप निकालना जो दिन बच्चों आपका जो आंसर आएगा। फिर आप मान लीजिए आपको निकालना है 30 अगस्त 1627 का डेट निकालना है। तो अब निकालना आपका बच्चों जो आंसर आएगा, फिर आप ChatGPT से बच्चों पूछ लेना कि 30 अगस्त 1627 को कौन सा दिन था। तो बच्चों वो बता देगा, फिर उससे आप आंसर मिला लेना कि आपका सही आंसर बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतना बस आपको रिवीजन कर लेना है। और GS में बच्चों कुछ नहीं, थोड़ा GS में आपको आर्टिकल ध्यान देना है। और बच्चों मैं आपको CM और राज्यपाल के नाम सेंड कर दूंगा, आपको वैसे ही ऊपर पर देख लेना, क्योंकि किसी शिफ्ट में CM या राज्यपाल का नाम बच्चों पूछ ले रहा है। ठीक है ना, और संविधान संशोधन और बच्चों अनुसूचियाँ, ये जो सिंपल ये सब जो फेमस, और ये क्या बच्चों पंचवर्षीय योजनाएं, जनगणना, ये बच्चों ये सब तो बच्चों ने पढ़ा ही होगा, बस एक बार आप लोग उसको ऊपर से देख लेना। ठीक है बच्चों, अब बिना टेंशन फ्री होके जाके एग्जाम देना बच्चों ना। और बच्चों ये नहीं सोचना अगर एग्जाम में बच्चों कुछ क्वेश्चन छूटते हैं, ये नहीं सोचना कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि बच्चों पेपर ऐसा आ रहा है ना कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट रहे हैं। मेरी लाइब्रेरी में बच्चों, मेरे पहचान के बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ में 3 क्वेश्चन, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन, मतलब छोड़ के आए सब। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे उनका मैथ में 3 क्वेश्चन छूट गया है, रीजनिंग में 3 सोचिए 6 क्वेश्चन ऐसे छूट गया है रीजनिंग मैथ का। बच्चों टाइम उनको कम पढ़ना है, तो बच्चों आपको टेंशन लेना, बस आपको शुरू में टाइम मैनेज करना। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन मुझे बच्चे आ रहे हैं वो क्वेश्चन मुझसे ना छूटे। ठीक है ना, जो नहीं आ रहे हैं वो छूट जाए कोई बात नहीं, पर आते हुए क्वेश्चन ना गलत हो, क्योंकि लास्ट में मान लीजिए बचता अगर 2 मिनट बचता है, तो अगर 5-6 क्वेश्चन बच्चों आपको नहीं आ रहे हैं, वो आपने छोड़े हुए हैं, तो उन लास्ट 2 मिनटों में आप उस पर तुक्का भी मार दोगे। जो 5-6 क्वेश्चन है उसमें तुक्का भी मार दोगे। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। पर आते हुए क्वेश्चन अगर 5-6 हैं तो वो 2 मिनट में नहीं बच्चों नहीं हो पाएंगे ना। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल परेशानी, एकदम पॉजिटिव माइंड से जाना है, एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल स्माइल करते हुए। ठीक है, ऐसे स्माइल करना है। ठीक है ना, ऐसे स्माइल करना है बच्चों को मेरे, और बिल्कुल पढ़ना है, दांत दिखाते हुए पढ़ना है। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चों ना, तब तक के लिए बच्चों बाय। ठीक है बच्चों, और जो भी कुछ और भी टॉपिक होगा अगर छूटेगा तो मुझे बताना, मैं उसको भी मतलब जल्दी से मैं उसको मतलब आपको बच्चों बता दूंगा। ठीक है ना।